वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियोरी जो आपका सब्जेक्ट है इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कौन से सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या कौन से ईयर में पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है यू कैन वॉच द वीडियो। इससे पहले मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट की वीडियो बना ली है और वो वन शॉट वीडियो थी। वन शॉट वीडियो यानी कि फर्स्ट यूनिट की एक ही वीडियो है, सेकेंड यूनिट की भी एक ही वीडियो है, लेकिन ये जो थर्ड यूनिट है उसके दो पार्ट बनेंगे लगभग, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लेसन है और इसके नोट्स भी थोड़े लंबे हैं। अगर मैं फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट की बात करूँ तो वो 5-5, 6-6 पेजेस में कम्प्लीटली आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं उसके नोट्स, लेकिन इसके नोट्स ही लगभग 12 से 13 पेजेस में बने हैं। तो देखिएगा इसमें हमें लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, एनार्किज्म, कंजर्वेटिज्म चारों को समझना है और अच्छे से समझना है हमारे जो सिलेबस के लिए। इस पीडीएफ को मैंने बेसिकली इसका जो मेजर अगर सोर्स की बात करूँ तो एसओएल के द्वारा जो आपको बुक्स प्रोवाइड करवाई जाती है वो है, एंड इसके अलावा जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनसे रिलेटेड मैंने कुछ कंटेंट को डेवलप किया एंड इसमें ऐड ऑन किया है। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट 3 पढ़ेंगे, ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थियोरी, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, एनार्किज्म एंड कंजर्वेटिज्म। जरूरी नहीं है कि आप बीए ऑनर्स से हो तभी ये वीडियो देखो, अगर ये आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, आपके पास सब्जेक्ट है, यू कैन वॉच द वीडियो। तो इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पॉलिटिकल ट्रेडिशन से हमारा क्या मतलब होता है। सिंपली हम पॉलिटिकल ट्रेडिशन का मतलब अगर हम निकालने जाए तो देखिएगा लोगों की इलेक्टोरल हैबिट होती है कि वो किस पार्टी को कंसिस्टेंटली वोट करते हैं। मान लीजिएगा कि हर 5 साल में वोटिंग होती है, तो हर 5 साल में आप पार्टी ए को वोट दे रहे हैं, हर बार आप पार्टी ए को वोट दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि आप अपना ट्रेडिशन चेंज करते हैं, ट्रेडिशन इन द सेंस कि अब आप पार्टी बी को वोट देने लग जाते हैं। तो ये पॉलिटिकल ट्रेडिशन है। पॉलिटिकल ट्रेडिशन और या फिर हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, जैसे कि डिफेंस प्रिंसिपल जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब क्या है पॉलिटिकल ट्रेडिशंस में आता है। देखिएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसी पॉलिटिकल ट्रेडिशन के लिए कुछ और हो सकता है, या फिर आपका जो वोटिंग करने का जो ट्रेडिशन है वो किसी पार्टी के लिए या फिर किसी आइडियोलॉजी के लिए डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पर हम डिफरेंट आइडियोलॉजीज के हिसाब से देखेंगे कि किस तरीके से ये पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को चलाया जा रहा है। बेसिकली देखिएगा क्या होता है कि जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन है वो डिफरेंट पर्सन के लिए या डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिए डिफरेंट हो सकता है। फिलोसफिकल कंसिस्टेंसी की बात करें तो देखिएगा आप किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर सकते हैं। आप मान सकते हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो सबसे बेकार एक आइडियोलॉजी है, या फिर आप ऐसा भी मान सकते हैं कि सोशलिज्म बेकार है, वो स्टेट को आगे नहीं बढ़ने देती, और हम कह सकते हैं कि स्टेट ही सब कुछ संभालता है सोशलिज्म में। तो इसलिए आप किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की तरफ हो सकते हैं। तो ये फिलोसफिकल कंसिस्टेंसी हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है, हम 4 मेजर जो हमारे फिलोसफिकल ट्रेडिशन है उनको पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म किसकी बात करता है? लिबरलिज्म इंडिविजुअल की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, और यहाँ पर ज़्यादातर फोकस किया जाता है इंडिविजुअल पर लिबरलिज्म में। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म के लिए शायद एक अलग वीडियो बनेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबी वीडियोस बने, तो 2 वीडियो में हम इस पूरे ही यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो मार्क्सिज्म, एनार्किज्म एंड कंजर्वेटिज्म जो है वो हम एक वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन प्लस लिबरलिज्म पढ़ेंगे। ओके, ये पार्ट 1 ऑफ द वीडियो है। और अभी अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हम दूसरे भी जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे और आसानी से और हम कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिएगा हम पॉलिटिकल थियरी में लार्जली 4 मेजर आइडियोलॉजिकल स्ट्रीम को पढ़ते हैं। उसमें लिबरलिज्म है, मार्क्सिज्म है, एनार्किज्म एंड कंजर्वेटिज्म है। तो लिबरलिज्म का क्या मतलब है? लिबरलिज्म का मतलब जो है वो थोड़ा इस तरीके से है कि लिबरल्स जो है वो मानते हैं कि जो व्यक्ति जो करना चाहता है उसे करने दो, उसके अंदर रीज़न है, उसके अंदर नॉलेज है, वो मोरली और एथिकली इतना नॉलेजेबल है, इतना अच्छा है कि वो अपने हिसाब से सभी निर्णय ले सकता है। ऑन दी अदर हैंड मार्क्सिज्म की अगर बात करें तो मार्क्सिज्म में क्या है, कार्ल मार्क्स के द्वारा ये जो ट्रेडिशन है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो मार्क्सिज्म में ये है कि मार्क्सिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि कैपिटलिस्ट क्लास जो है उन्हें वो बोर्जुआ क्लास कहते हैं, कि वो हमेशा से ही मतलब कि हनन करते हैं जो वर्किंग क्लास है उनका।
तो यहाँ पर ये देखा जाता है। एनार्किज्म की अगर बात करें तो एनार्किज्म में हम देखते हैं कि ये जो एनार्किस्ट होते हैं उनका मानना होता है कि देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ स्टेट, कि स्टेट होना ही नहीं चाहिए। ऑन दी अदर हैंड कंजर्वेटिज्म की अगर बात करें तो कंजर्वेटिज्म में ये बिलीव माना जाता है कि जो हमारे ट्रेडिशंस है, हमारे जो पुराने बिलीफ है, उनको नहीं छोड़ना चाहिए नए दौर के लिए। कि आप मतलब आप नए बन रहे हैं, मॉडर्न बन रहे हैं, तो उसमें आप अपने जो पुराने बिलीफ थे, एंशिएंट जो आइडियोलॉजी थी, उसको आप नकार रहे हैं, तो उनको साथ में लेकर चलना है। तो कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वर्ल्ड में आज हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, और आजकल हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी स्टेट, गवर्नमेंट, स्टेट से मेरा तात्पर्य है कंट्री की सरकार ऐसी नहीं है कि वो अपने आप सब कुछ कर ले। क्योंकि अब ऐसा लगता है कि दुनिया के जितने भी देश है वो साथ में एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। क्योंकि अगर आपको पेट्रोल चाहिए तो आपको मिडल ईस्ट जाना पड़ेगा, अगर आपको टेक्नोलॉजी चाहिए तो डेफिनेटली आपको वेस्टर्न कंट्रीज का सहारा लेना पड़ेगा, अगर आपको अच्छी मेडिसिन वगैरह चाहिए तो इंडिया इज द मेजर प्लेयर इन मेडिसिन। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा जो कंट्रीज है वो साथ में जुड़ चुकी है। अब एक कंट्री के बिना दूसरी कंट्री का काम नहीं चलेगा। ओके, तो यहाँ पर हम इसी बात को समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लिबरलिज्म की बात करें तो देखिएगा लिबरलिज्म जो है वो लैटिन भाषा के वर्ड लिबर से आया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, हिस्टोरिकल मतलब है, अ क्लास ऑफ फ्री पीपल, कि भाई कुछ ऐसे लोग जो फ्री है। फ्री किससे है? मतलब कि मुफ्त में नहीं, फ्री इन द सेंस कि वो फ्री है अपनी आइडियोलॉजी से, वो गवर्नमेंट से, वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, वो रीजनेबली नॉलेजेबल है और वो क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सब जानते हैं। ठीक है, लिबरलिज्म जो है वो ट्रीट करता है इंडिविजुअल फ्रीडम को फाउंडेशनल वैल्यू के रूप में, कि भाई एक इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोसाइटी में। पहले इंडिविजुअल है फिर सोसाइटी है, आप पहले सोसाइटी को नहीं रख सकते, क्योंकि एक इंडिविजुअल लिबरल होगा और एक इंडिविजुअल के पास लिबर्टी होगी तो ही सोसाइटी आगे बढ़ पाएगी, अदरवाइज इट वुड नॉट बी एबल टू सक्सीड। एंश्योरिंग दैट अ पर्सन्स लिबर्टी इज कंपैटिबल विद द फ्रीडम ऑफ वाइडर सोसाइटी, कि भाई एक इंडिविजुअल अगर उसके पास फ्रीडम है तो सोसाइटी डेफिनेटली लिबरल होगी। तो यहाँ पर फोकस जो किया जाता है वो सोसाइटी पर ना करके इंडिविजुअल पर फोकस किया जाता है। अब ये जो लिबरल ट्रेडिशन है वो ऑलमोस्ट फोकस करता है और ऑपरेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर क्यों करता है? देखिएगा, हम अगर बात करें मिडेवल वर्ल्ड की तो वहां पर आप देखेंगे राजा हुआ करते थे, राजा सारा डिसीजन लिया करते थे, राइट्स किसको कितने दिए जाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारे डिसीजन कौन लेता था? राजा लेता था, और राजा का बेटा ही राजा बनता था। तो यहाँ पर अब ये हुआ कि जो लिबरल्स थे उन्होंने कुछ लाइक रेवोल्यूशन किए या फिर कह सकते हैं प्रोटेस्ट किए। अब वो प्रोटेस्ट कौन से थे वो आगे वीडियो में मैं बताता हूँ आपको, ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट की बात है, खाली सब्र रखिए। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, लिबरल्स ने स्टार्ट किया एक ट्रेडिशन जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रायोरिटी दी। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली होता है इंडिविजुअल जो है वो साथ में मिलके एक कंसेंट देते हैं कि भाई हम गवर्नमेंट को कुछ शक्ति देते हैं और वो सोसाइटी में, समाज में, कम्युनिटी में एक एकता, एक लिबर्टी या फिर फ्रीडम प्रोवाइड करवाए इंडिविजुअल को। अब यहाँ पर आपके माइंड में आएगा कि भाई इंडिविजुअल लिबर्टी की बात चल रही थी, अब यहाँ पर ये इंडिविजुअल साथ में आए और सोसाइटी को सारा मतलब कि अधिकार दे रहे हैं, राइट दे रहे हैं कि आप डिसाइड करो किसके पास कितनी फ्रीडम होनी है, कितना मतलब कौन लिबरल हो सकता है। तो ये कुछ मतलब समझ नहीं आया, तो वो आगे इस वीडियो में आपको समझ आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या मतलब है? इंडिविजुअल कंसेंट एंड मार्केट गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ लेजिस फेरी। लेजिस फेरी का सिंपल सा मतलब है लेट इट बी या फिर लीव द मैन अलोन, कि भाई एक मनुष्य को अकेला छोड़ दो, क्योंकि मनुष्य जानता है उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। हिस्टोरिकली अगर देखें तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलिज्म इज टू प्रोटेक्ट ऑर्डिनरी सिटीजन, कि लिबरलिज्म का मेन मोटिव क्या है कि भाई ऑर्डिनरी सिटीजन को प्रोटेक्ट किया जाए आर्बिटरी एक्शन से, आर्बिटरी टायरेनी ऑफ गवर्नमेंट, की सरकार के द्वारा जो असंवैधानिक या फिर लोगों की बुराई के लिए जो कानून बनाए जाते हैं या फिर जो एक्ट किए जाते हैं उसके खिलाफ उसे
एक इंडिविजुअल को, एक सिटीजन को बचाया जा सके। अब लेजिस फेयरी से क्या मतलब है? लेजिस फेयरी देखिएगा डेविड रिकार्डो के द्वारा एक दिया गया एक मतलब कॉन्सेप्ट था, जिसमें इनका मानना था कि जो सोसाइटी है उसमें जो मार्केट्स होती है, मार्केट्स को अकेला छोड़ दो, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई से अपना जो मार्केट का जितना भी काम काज है वो संभाल लेगी, गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने लेजिस फेयरी की जो कॉन्सेप्ट था या डॉक्ट्रिन थी वो प्रस्तुत की। अब हिस्टोरिकल राइज ऑफ लिबरलिज्म की भाई लिबरलिज्म अगर आप लाइक पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ेंगे, एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो उसमें आप पाएंगे कि लिबरल वर्ड का यूज नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं ये लिबरलिज्म जो है वो 15th या 16th सेंचुरी के आसपास उत्पन्न हुई एक आइडियोलॉजी है, ये हम कह सकते हैं। तो देखिएगा ये जो लिबरलिज्म था वो इमर्ज हुआ था रेवोल्यूशन के तौर पर, किसके ऑल्टरनेटिव में? फ्यूडलिज्म के ऑल्टरनेटिव में वेस्टर्न यूरोप में। अब यहाँ पर क्या था कि फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स इन द सेंस कि वहां पर राजा हुआ करते थे, राजा अपने जो प्रजा थे उन पर मतलब कि सब जितने भी अधिकार है वो राजा के पास थे, राजा अपने हिसाब से प्रजा तक अधिकार पहुंचाता था, अभिजात वर्ग था, राजा डिसाइड करता था किसके पास वोटिंग राइट्स है, किसके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। तो यहाँ पर इसके विरोध में एक रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ वेस्टर्न यूरोप में। अब यहाँ पर क्या हुआ कि डिमांड हुई, डिमांड कैसी उठी? डिमांड उठी इंडिविजुअल लिबर्टी की। अब इंडिविजुअल लिबर्टी में क्या था कि जो रिजिड कठोर हायरार्किकल डिवीजन था फ्यूडल पावर का, कि भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा या फिर जो राजा है वो अपने हिसाब से ही अपने दूसरे राजा को चुनेगा, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर एक माइलस्टोन हासिल किया गया वेस्टर्न यूरोप के लोगों के द्वारा। फिर यहाँ पर कह सकते हैं रिजाइम चेंज हुआ। अब यहाँ पर जो फ्यूडल गवर्नमेंट थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में परिवर्तित हुई, जिसमें 3 इवेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसमें था द इंग्लिश वॉर इन द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी की इंग्लिश वॉर। दूसरा था द अमेरिकन रेवोल्यूशन इन 1776, देन द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। इसके अलावा जो शुरुआत हुई थी कि भाई अब हमें फ्यूडलिज्म से हमें अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या फिर नेशन स्टेट की ओर जाना है, वो शुरुआत हुई थी वेस्टफैलियन ट्रीटी ऑफ 1648 से। यहाँ से स्टार्टिंग हो चुकी थी। फिर जो स्पार्क आया ना, जो एकदम से जो लॉ जली कि हाँ अब हम परिवर्तित हो रहे हैं फ्यूडलिज्म टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वो इन 3 इवेंट्स ने मेजर रोल प्ले किया उसमें। ऑल 3 हिस्टोरिकल अपहीवल्स एक्टिवली क्वेश्चन द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, कि भाई इन 3 जो इवेंट थे इन्होंने जो किंग के जो डिवाइन राइट थे, किंग अपने आप को मानता था कि अपुनिज भगवान है, तो उसके खिलाफ लोगों ने क्वेश्चन पूछे कि क्या आपके पास एब्सोल्यूट यानी कि कंप्लीट मोनार्की है? क्या आप ही हमारे कर्ता धर्ता है? क्या हमारे इंडिविजुअल राइट्स नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, जिसके बाद जो एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ जो विद्रोह था, रेवोल्यूशन था, वो सक्सेसफुल रहा। अब लिबरलिज्म जो था वो became the rallying cry of rising middle class। तो लिबरलिज्म ने कंधा किसको दिया? मिडिल क्लास को। अब फ्यूडलिज्म हो गया, देखिए यहाँ पर क्या था, या तो आप बहुत अमीर थे या गरीब थे, लेकिन जब यहाँ पर फ्यूडलिज्म खत्म हुआ तो उसके बाद एक नई क्लास का जन्म हुआ, उनका नाम था मिडिल क्लास। ठीक है, अब मिडिल क्लास जो थे, मिडिल क्लास को सहारा किसने दिया, कंधा किसने दिया? वो था लिबरलिज्म। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म जो था फ्यूडल लॉर्ड्स के पास, उसे ही परिवर्तित कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। अ सिस्टम, अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है देखिएगा इसकी परिभाषा या फिर डेफिनेशन, अ सिस्टम वेयर पीपल आर गवर्न्ड बाय लॉज दैट आर consensually agreed upon rather than the arbitrary whim of the single ruler। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है कि सभी लोगों के द्वारा माने जाने वाले कानून, ना कि एक किसी राजा के द्वारा बनाया गया उसके हिसाब से कानून। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आप मतलब समझ गए होंगे कि 10-15 लोग आए एक सोसाइटी के और उन्होंने कानून बनाया जो सभी अग्रीड करते हैं। और अगर आप देखिएगा, आप किसी जगह जाते हैं और वहाँ पर एक ही व्यक्ति की सब चल रही है कि वो बोल रहा है कि पानी पीना या नहीं पीना, यहाँ जाना, तो आपके ऊपर कितना आर्बिट्री मतलब रूल किया जा रहा है सिंगल पर्सन के द्वारा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, आप सबने भाई एक सहमति से बनाया कि भाई 1 से 2 बजे तक लंच होगा, पानी की सफाई कैसे होगी, पानी टैंक की सफाई कैसे होगी, सफाई
जो कर्म मतलब कि कार्यस्थल है वहां पर सफाई कैसे होगी। तो यहाँ पर इसी प्रकार से आपने सबने मिलजुल के जो काम किया उसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का नाम दे दिया। ओके, दिस पॉलिटिकल शिफ्ट वाज डीपली एक्सेलरेटेड बाय द 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रीज सेटअप की गई, फिर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हुई तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मिडिल क्लास को बहुत फायदा हुआ। मिडिल क्लास के पास इकोनॉमिक मोबिलिटी हुई कि इनके पास बहुत सारा पैसा आने लग गया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर राइट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हुआ कि फिलोसफिकली अगर ये इस एरा की बात करें तो इसे यूरोपियन एनलाइटनमेंट एरा के बारे यूरोपियन एनलाइटनमेंट एरा के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर यूनिवर्सल ह्यूमन रीजन पर सुप्रीम फेथ रखा गया कि भाई जो ह्यूमन है या फिर मनुष्य है उसके पास इतनी शक्ति है या फिर इतनी समझ है मोरल एथिकल कि वो अपने निर्णय जो है वो स्वयं ले सकता है, अपनी पर्सनल ऑटोनॉमी खुद मैनेज कर सकता है। यहाँ पर इसे किसी भी प्रकार के फ्यूडल किंग की आवश्यकता नहीं है। अगर कोर थीम की बात करें तो इंडिविजुअलिज्म में क्या है कि यहाँ पर जो लिबरल थियरी है बेसिकली उसकी कोर थीम है इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी पर ज़्यादा फोकस करता है लिबरलिज्म। यहाँ पर एब्सोल्यूट सेंट्रल यूनिट ऑफ एनालिसिस है कौन, इंडिविजुअल मतलब कि व्यक्तिगत। एवरी ह्यूमन बीइंग इज व्यूड एज यूनिक एंटिटी पजेसिंग डिस्टिंक्ट इनर क्वालिटी, के सभी मनुष्य अलग अलग है और उनके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। वहीं इमैनुअल कांट जो थे उन्होंने बोला कि भाई जो ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर इनहेरेंट डिग्निटी है और उनको एंड दे आर जो इंडिविजुअल है दे आर एंड्स इन देमसेल्फ नेवर एज मेयर मीन्स ऑफ एन एंड, कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सब्जेक्ट है, उन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट मत करो। बेसिक शब्दों में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो अगर आप चाहो तो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो आप नोटबुक में लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इमैनुअल कांट थे, उन्होंने आर्टिकुलेट किया था क्या कि जो इंडिविजुअल है उनको ट्रीट किया जाना चाहिए एट एंड इन देमसेल्व्स नेवर एज मेयर मीन्स टू एन एंड। ठीक है, तो ये आप अगर लिख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है ये नोट्स। ओके, However, this focus has drawn criticism. C.B. मैकफर्सन ने इमैनुअल कांट को possessive individualism का मतलब कि टर्म दिया था, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि ज़्यादा ही आप एक इंडिविजुअल पर फोकस कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल भी गलत हो सकता है यहाँ पर, तो possessive इंडिविजुअलिज्म क्यों कहा, क्योंकि देखिए जितने भी आप देख रहे हैं इनका मतलब मैकफर्सन का मानना था कि जो इंडिविजुअल है वो सेल्फिश हो सकता है, वो पर्सनल वेलफेयर के लिए पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो दूसरों की लिबर्टी का फ्रीडम का उसे ख्याल ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इनका ये बोलना था C.B. मैकफर्सन का। अब अगर बात करें फ्रीडम तो देखिएगा अब लिबर्टी को फ्रीडम क्यों कहा जाने लगा, तो देखिए जो कार्ल मार्क्स का कहना था कि लिबरल्स जो है वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं बेसिकली, हाँ और करते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, कार्ल मार्क्स ने बोला कि लिबर्टी जो है वो लिबरलिज्म से जुड़ी हुई है और लिबर्टी और लिबरलिज्म को हम अलग नहीं मान सकते। तो लिबरल्स अगर कैपिटलिज्म का सपोर्ट कर रहे हैं तो लिबर्टी ऑब्वियसली सपोर्ट करेगी कैपिटलिज्म का। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने बोला था कि लिबर्टी से ज़्यादा वाइडर जो टर्म है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एनीथिंग। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ये टर्म यूज की गई थी। लिबर्टी इज सुप्रीम यूनिफाइंग फोर्स, की यूनिफाई करती है लोगों को एंटायर लिबरल स्पेक्ट्रम में। ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है वो फुलफिल नहीं किया जा सकता बिना फ्रीडम के, बिना लिबर्टी के। हाउएवर लिबरल्स डू नॉट सपोर्ट एन एब्सोल्यूट लाइसेंस टू अब्यूज अदर। की देखिएगा आपके पास लिबर्टी है, आप फ्री हो, फ्रीडम है आपके पास, लेकिन आपके पास फ्रीडम है वो आपका लाइसेंस नहीं बन जाता कि आप दूसरों की फ्रीडम का हनन करें। मतलब कि देखिएगा आप किसी जगह पर गए, आप अपने मन मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरों की जो लिबर्टी है, दूसरों की जो फ्रीडम है उसको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, आप दूसरों की फ्रीडम या लिबर्टी को मैनेज नहीं कर सकते। तो इसी को रोकने के लिए यहाँ पर J.S. मिल या फिर जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक हार्म प्रिंसिपल दिया था। हार्म प्रिंसिपल उनकी पुस्तक कौन सी थी, ट्रीटीज ऑन लिबर्टी 1859 में लिखी गई थी। ये आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपके जो असेसमेंट होंगे उसमें पूछा जाएगा। तो मिल ने जो लिबर्टी थी उसे
लिबर्टी के द्वारा किए गए जो एक्शन थे उसे दो भागों में बांटा, एक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड एक अदर्स रिगार्डिंग एक्शन। तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में क्या था कि जो एक्शन किया जा रहा है एक व्यक्ति के द्वारा या इंडिविजुअल के द्वारा, वो एक्शन ऐसा है जो खुद इंडिविजुअल को ही अफेक्ट कर रहा है और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए स्टेट के वगैरह वगैरह। लेकिन अदर रिगार्डिंग एक्शंस जो है एक ऐसा एक्शन इंडिविजुअल के द्वारा किया जा रहा है जिसके थ्रू वो सोसाइटी के अदर लोगों के भी जो फ्रीडम है, लिबर्टी है, थॉट है, कुछ भी है, उससे अफेक्ट कर रहा है। तो उस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब कि रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए। सिमिलर ऐसी ही एक थियरी या फिर डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस की गई थी फिलोसोफर जॉन रॉल्स के द्वारा। उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी या बुक लिखी गई थी, या थियरी ऑफ जस्टिस 1871 में लिखी गई थी। उन्होंने स्टेट किया था, एवरी पर्सन इज एंटाइटल्ड टू द वाइडेस्ट पॉसिबल सिस्टम ऑफ बेसिक लिबर्टी दैट इज फुली कंपेटेबल विद अ सिमिलर लिबर्टी फॉर एवरीवन एल्स, कि सभी लोगों को बराबर मात्रा में लिबर्टी, फ्रीडम देनी चाहिए जिससे वो अपना फुल डेवलपमेंट कर सके, ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। डिस्पाइट दिस अग्रीमेंट लिबरल्स डिबेट व्हाट इज एक्चुअली मीन्स टू बी फ्री। लिखिएगा, यहाँ पर J.S. मिल ने लिबर्टी के बारे में बताया, जॉन रोल्स ने लिबर्टी के बारे में बताया। फिर भी अब लिबरल स्कॉलर्स जो थे वो आपस में उनके बीच मतभेद था। किसी के लिए लिबर्टी का मतलब ये था कि उनके ऊपर कोई भी प्रकार का कानूनी हस्तक्षेप नहीं है, उनको ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसा। और कुछ ऐसे थे जिनका मानना था कि भाई कानूनी हस्तक्षेप होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के मतभेद थे। इसमें दो तरीके की लिबर्टी निकल कर आई, एक आई नेगेटिव लिबर्टी, दूसरी आई पॉजिटिव लिबर्टी। अब नेगेटिव लिबर्टी में क्या था कि भाई यहाँ पर एक्सटर्नल जो रिस्ट्रिक्शन थे उसकी एब्सेंस थी, मतलब नहीं थे, कंस्ट्रेंट थे, इंटरफेरेंस सरकार के द्वारा नहीं की जा रही थी और इंडिविजुअल को लेफ्ट अलोन कर दिया गया था कि एक इंडिविजुअल जो चाहे वो करे, कोई उसके बीच हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसे नेगेटिव लिबर्टी कहा गया। पॉजिटिव लिबर्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डिसीजन। लेकिन अगर आप दूसरों को हर्ट करते हैं, दूसरों की जो लिबर्टी है, फ्रीडम है, उसको हर्ट करते हैं, उसका वायलेशन करते हैं, तो आपके बीच एक कानूनी व्यवस्था है जो आपको पनिश करेगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव लिबर्टी ये मानी गई। फिर बात करते हैं रीजन की। तो रीजन में देखिएगा क्या था कि लिबरल्स जो है वो मानते हैं कि जो एक इंडिविजुअल है वो फुली रैशनल है। रैशनल इन द सेंस कि वो बहुत नॉलेजेबल है, उसे पता है कि सोसाइटी के लिए क्या करना है, खुद के लिए क्या करना है, और वो अपने लिए बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेता है। तो उसमें क्या है कि अगर एक इंडिविजुअल अपने निर्णय खुद लेना चाहता है तो उसमें स्टेट को कोई मतलब इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। तो ये जो रैशनैलिटी का या फिर रीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बायस्ड है इंटेंशनली। लिबरल्स मेक इंटेंशनली बायस्ड अगेंस्ट पैटर्नलिज्म, ऑथोरिटी एक्सरसाइज फ्रॉम द अबव, कि भाई एक व्यक्ति जो है वो रीजनेबली, मोरली, एथिकली, इंडिविजुअली फ्री है, लिबरल है, तो उसको पता है क्या गलत है क्या सही है। तो उसके बीच कोई अदर ना आए कि क्या तुम्हें करना है क्या नहीं करना। उसे पता है कि क्या सुपरस्टिशन है, क्या प्रेजुडाइज है, वो अपनी नॉलेज के हिसाब से डिसीजन लेगा। तो यहाँ पर ये बात की गई। अब जस्टिस का क्या मतलब है? जस्टिस का जनरली मीन्स है कि जस्टिस मीन्स गिविंग एन इंडिविजुअल देयर ड्यू एंटाइटलमेंट, कि जिसका जितना हक है उसे वो दिया जाए। लिबरल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर इक्वल मोरल वर्थ, इक्वल सिटीजनशिप, मीनिंग द लॉ मस्ट कंपेटेबली, कि देखिएगा यहाँ पर क्या है, जो स्टेट है वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना करे बेस्ड ऑन क्लास, कास्ट, जेंडर, लाइक कि आप किसी रेस, कास्ट, रीजन के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अगर अंबानी के पास भी जितनी पावर है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वैसे ही किसी एक BPL धारक व्यक्ति के पास भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का डिफरेंस ना हो कि कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है। यहाँ पर जस्टिस हो सभी के साथ, चाहे वो इकोनॉमिकल जस्टिस है या फिर लीगल जस्टिस है। तो यहाँ पर जस्टिस होनी चाहिए, जो जिसका जितना हक है उसे वो मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, इक्वालिटी इज वेयर एवरी सिटीजन गेट्स अ वोट एंड एवरी वोट होल्ड्स द एग्जैक्ट सेम वैल्यू, कि आप अंबानी के पास भी वोटिंग राइट है और एक इंडिविजुअल के पास भी वोटिंग राइट है। अब दोनों का वोटिंग राइट क्या है, दोनों के पास एक एक वोटिंग राइट है और दोनों का ही सेम वैल्यू है वोटिंग का। ऐसा तो नहीं है कि अंबानी अगर ज़्यादा अमीर है तो उनके पास ज़्यादा वोटिंग
मतलब उनके वोट की ज़्यादा वैल्यू है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, सभी के पास बराबर वोटिंग राइट है। ऑन दी अदर हैंड इकोनॉमिकली देखें तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की भाई लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करवाई जाए, मेरिटोक्रेसी के आधार पर लोगों को चुना जाए, ना कि कौन कहाँ से आता है, कौन किस धर्म का है, जाति का है, रेस का है, रिलीजन का है, उसके आधार पर ना चुना जाए लोगों को, बल्कि चुना जाए मेरिटोक्रेसी के आधार पर। टॉलरेशन की बात करें तो देखिएगा लिबरल्स जो है वो टॉलरेट करने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वो मानते हैं कि जो हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है वो समय के अनुसार हो रहा है और होने दो। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर है और उनके द्वारा बहुत अच्छी लाइन कही गई थी, वो थे वोल्टायर। वोल्टायर की फेमस स्टेटमेंट है, उनके द्वारा कहा गया था, आई डिटेस्ट व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टिल दैट राइट योर राइट टू से, कि मैं आपका विरोध करता हूँ जो आप बोल रहे हैं उसका, पर मैं हमेशा इसके लिए खड़ा रहूंगा कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्या आप बोलना चाहते हैं वो आप क्लियरली बिना किसी डर के बोल पाए। तो यहाँ पर उसी बारे में चर्चा की गई कि भाई लिबरल्स जो थे वो थोड़े टॉलरेट थे। जॉन लॉक जो थे वो फियर्सली डिफेंडेड एन इंडिविजुअल्स राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन फ्री फ्रॉम द स्टेट इंटरफेरेंस। अब जॉन लॉक जो थे उन्होंने नेचुरल राइट्स की जो अवधारणा है वो प्रस्तुत की। J.S. मिल ने आर्ग्यू किया, ऑल मैनकाइंड हेल्ड सिंगल ओपिनियन एंड ओनली वन पर्सन डिसएग्री, ह्यूमैनिटी वुड बी नो मोर जस्टिफाइड इन साइलेंसिंग दैट वन इंडिविजुअल, ही वुड बी साइलेंसिंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि देखिएगा J.S. मिल का क्या मानना था कि देखिएगा पूरी दुनिया अलग विचार रखती है और एक इंडिविजुअल अलग विचार रखता है, तो पूरी दुनिया अलग विचार रखती है, तो उसके हिसाब से अगर आप एक इंडिविजुअल को दबाते हैं तो वो जस्टिस नहीं है, लिबर्टी नहीं है। जस्टिस और लिबर्टी वो है कि उस इंडिविजुअल की बात अगर सही है और वो अगर पूरी दुनिया को चुप कराता है तो वो आप एक करेक्ट स्टेट, कंट्री या फिर कह सकते हैं सोसाइटी में रह रहे हैं कि उस एक इंडिविजुअल की बातों को भी अच्छे से सुना जा रहा है, उस पर गौर किया जा रहा है। लिबरल्स रिकॉग्नाइज दैट इंडिविजुअल वर्चू कैन नॉट सर्वाइव ऑन देयर ओन, कि भाई इंडिविजुअल वर्चू है वो अपने आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, उनको एक स्ट्रक्चर्ड सोशियो पॉलिटिकल मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है प्रोटेक्ट करने के लिए। विदाउट लॉ मतलब कि लॉ के बिना लिबर्टी नहीं है, और एक पर्सन के पास अगर लिबर्टी है उसके पास वो लाइसेंस नहीं होता कि वो दूसरे की जो लिबर्टी है उसको एब्यूज करे। तो जॉन लॉक ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी, वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम, कि जहाँ पर कानून नहीं है वहाँ पर लिबर्टी नहीं है, फ्रीडम नहीं है। टू रिसॉल्व दिस क्लासिकल थिंकर लाइक जॉन लॉक एंड थॉमस हॉब्स प्रपोज्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग एक साथ आए और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट कैसा साइन किया कि मान लीजिएगा बहुत सारे लोग हैं, अब बहुत सारे लोग हैं, सभी लिबरल है, सभी फ्री है अपने अपने एक्ट के लिए, कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो सभी में एक डर था कि भाई कोई ऐसा कार्य ना कर दे जिससे कि अदर्स की जो लिबर्टी है या फिर सिक्योरिटी है वो हार्म हो जाए। तो यहाँ पर सभी एक साथ आए और उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें इन्होंने एक लाइक इंस्टीट्यूशन बनाया, सोवरेन स्टेट बनाया, जिसमें स्टेट को कुछ पावर दी गई कि अगर कोई गलत कार्य करता है जो सोसाइटी को या कम्युनिटी को हर्ट करता है तो उस पर आप कार्यवाही कीजिए, उसे पनिश कीजिए। तो इसे ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी कहा गया। अब यहाँ पर क्या था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में कि स्टेट जो था उसे अंपायर के रूप में देखा गया कि न्यूट्रल है, अगर कोई सिटीजन किसी की लिबर्टी को हार्म करता है, किसी की फ्रीडम को हार्म करता है तो स्टेट जो है वो उस पर कार्यवाही करेगा। ओके, तो यहाँ पर सारे लोग एक साथ आए और उन्होंने अग्रीमेंट दिया कि हाँ हम कानून को मानेंगे और स्टेट के द्वारा बनाए गए जितने भी कानून है उसे मानेंगे। दिस फ्रेमवर्क स्टैब्लिशेस टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, पॉलिटिकल अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यहाँ पर आया। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आप जानते हैं कि यहाँ पर भाई एक सुप्रीम सेट ऑफ लॉ है जिसे सबको मानना है, इसे ही लिबरल डेमोक्रेसी कहा गया, जहाँ पर जो कानून बनाए गए वो लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाए गए। अब द स्कूल ऑफ लिबरल ट्रेडिशन की बात करें तो इसमें क्लासिकल लिबरलिज्म है। क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करें तो ये देखिएगा बहुत ही थोड़ा वाइडर लिबरलिज्म है और ये यूके और यूएस में ज़्यादा इसे एम्ब्रेस किया गया था, यानी कि फ्यूडलिज्म के बाद जो मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का सेटअप किया गया था वो यहीं पर ज़्यादा देखा गया था। अब क्लासिकल लिबरलिज्म में इगोइस्टिक इंडिविजुअलिज्म देखा गया है कि इनका मानना है कि जितना भी कोई भी अगर सेंट्रिक लाइक केंद्र है वो है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल,
यहाँ पर इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्टेड है, सेल्फ रिलायंट है और वो अपने हिसाब से सब कुछ कर सकता है। इन्होंने स्टेट को एक नेसेसरी एविल माना। थॉमस पाइन ने एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी जिसका नाम था द स्टेट इज नेसेसरी बिकॉज, क्योंकि ये लीगल कंडीशन प्रोवाइड करवाता है। लीगल कंडीशन कैसी देखिएगा, यहाँ पर देखिए हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, भाई सभी लोग आए साथ में ताकि किसी की लिबर्टी फ्रीडम कोई हनन ना करे। तो यहाँ पर हमें दिख गया कि भाई स्टेट नेसेसरी है। अब एविल क्यों कहा? एविल का मतलब कि भाई कह सकते हैं दानव या राक्षस। वो क्यों कहा? वो इसलिए कहा क्योंकि स्टेट कहीं ना कहीं आपको पनिश करेगा, आप पर कार्रवाई करेगा, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, कोर्सन करेगा, आप पर इम्पोज करेगा, आप पर फाइन कर सकता है, आपको जेल करवा सकता है। तो स्टेट इज ए नेसेसरी एविल कि भाई अगर सुव्यवस्था बनाए रखनी है तो एक नेसेसरी एविल जरूरी है, स्टेट जरूरी है। यही बात यहाँ पर की गई। सिविल सोसाइटी एज ए फ्रीडम। सिविल सोसाइटी एज ए फ्रीडम का क्या मतलब है? देखिएगा, एक तो होता है स्टेट। स्टेट से क्या तात्पर्य है? वो जो मतलब कि एक कंट्रोल करता है सोसाइटी को, कम्युनिटी को, इंडिविजुअल्स को अपने लॉ के द्वारा, इकोनॉमिक पॉलिसी के द्वारा, हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करवाता है वेलफेयर स्टेट के द्वारा एक्सेट्रा। और अब यहाँ पर बात आता है एक कॉन्सेप्ट जो है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का क्या मतलब है? सिविल सोसाइटी इज नथिंग जस्ट ए ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द सोसाइटी इटसेल्फ। अब ये कौन सा ग्रुप है? ये डॉक्टर्स का हो सकता है, इंजीनियर्स का हो सकता है, लॉयर्स का हो सकता है, इंटेलेक्चुअल्स का हो सकता है, टीचर्स का हो सकता है। यही तो सिविल सोसाइटी है जो अगेन एंड अगेन सरकार को, गवर्नमेंट को बताती है कि आपके द्वारा जो लिए गए निर्णय है वो सही है या गलत है। नेचुरल राइट की बात करें तो इसमें थॉमस जेफरसन और जॉन लॉक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि देखिएगा, स्टेट जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाया गया है, लेकिन स्टेट जो है वो किन किन राइट्स पर बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। तो इनका मानना था लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, जो कि मतलब राइट्स है जो कि नेचुरल लॉ या नेचुरली एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड करवाए गए हैं गॉड के द्वारा। तो इस पर स्टेट कोई भी मतलब कि अपनी मनमानी नहीं चला सकता, क्योंकि देखिएगा इसमें भी लाइफ, लिबर्टी तो है, लेकिन प्रॉपर्टी पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने प्रॉपर्टी पर क्यों ज़्यादा फोकस किया? उन्होंने प्रॉपर्टी पर इसलिए फोकस किया क्योंकि प्रॉपर्टी जो है एक व्यक्ति के एफर्ट के थ्रू गेन की जाती है। उस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी गेन करने के लिए अपने एफर्ट, अपना समय दिया, इसलिए इस पर स्टेट कभी हस्तक्षेप ना करे, वो ही बेटर रहेगा। तो ये जॉन लॉक और थॉमस जेफरसन के द्वारा बताया गया। अब यूटिलिटेरियनिज्म की बात जब आती है तो उसमें आपको दो स्कॉलर्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जेरेमी बेंथम एंड जे.एस. मिल। अब जेरेमी बेंथम जो थे वो टीचर थे जे.एस. मिल के। जेरेमी बेंथम ने यूटिलिटेरियनिज्म की थियोरी दी। अब यहाँ पर यूटिलिटी का क्या मतलब है? यूज करना का क्या मतलब है कि अब जेरेमी बेंथम का ये मानना था द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, कि अगर मान लीजिएगा 10 लोग हैं, 10 लोगों में अगर 9 लोग खुश है और एक मतलब ना खुश है किसी एक डिसीजन से, तो 9 लोगों की खुशी देखी जाए, ना कि एक व्यक्ति का दुख देखा जाए। अगर एक व्यक्ति दुख होता है तो कोई बात नहीं, होने दो उसे। तो जेरेमी बेंथम का सिंपली ये मानना था। पर यहाँ पर जे.एस. मिल जो उनके स्टूडेंट थे, जब जेरेमी बेंथम को क्रिटिसाइज किया जा रहा था तो उन्होंने रेक्टिफाई किया या फिर करेक्ट किया इनकी इस थियोरी को, और उन्होंने बोला कि क्वालिटेटिवली हमें इसे देखना चाहिए, ना कि क्वांटिटेटिवली। जेरेमी बेंथम भी क्वांटिटेटिवली देख लेते कि भाई अगर 10 बंदे हैं उसमें से 9 खुश है और एक दुखी है तो उस एक को इग्नोर कर दो। लेकिन यहाँ पर जे.एस. मिल ने बोला कि क्वालिटी देखो कि किस क्वालिटी के हिसाब से व्यक्ति खुश है और किस क्वालिटी के हिसाब से व्यक्ति दुखी है, जिसमें इंटेलेक्चुअल परसूट वगैरह देखा गया। इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात करें तो इसमें एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के द्वारा एक इनविजिबल हैंड की थियरी दी गई। इनविजिबल हैंड मतलब कि जो मार्केट्स वगैरह है उन्हें फ्री कर दो। फ्री क्यों कर दो? क्योंकि वो अपने आप देख लेंगे। कैसे देख लेंगे? डिमांड और सप्लाई के थ्रू। जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई होगी। अब यहाँ पर स्टेट को आने की जरूरत नहीं है, और आकर जो लाइक इंडस्ट्रीज है या फिर मैन्युफैक्चरिंग हब्स है वहाँ पर आके बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको 10 पेयर ऑफ शूज बनाने हैं या फिर आपको कितने बर्गर प्रोड्यूस करने हैं और कौन उन्हें खाएगा। ये स्टेट नहीं डिसाइड करेगा, ये डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेगी। इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। फिर सोशल डार्विनिज्म की बात करें तो ये इवोल्यूशनरी फेज कहा गया था, और ये था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि आप जितने फिट हो
उस हिसाब से वो कहते हैं ना कि एक लायन जो है वो अगर एक चीतल को खाता है तो यहाँ पर एक नेचुरल प्रोसेस माना जाता है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई थी कि आप जितने इंटेलेक्चुअल हो उस हिसाब से आप इस सोसाइटी में फिट माने जाओगे। क्लासिकल लिबरल्स लाइक हर्बर्ट स्पेंसर आर्ग्यूड दैट इंडिविजुअल सक्सीडेड और फ्रील बेस्ड ऑन एंटायरली देयर ओन मेरिट, कि आप कितने मेरिटोरियस हो उस हिसाब से आप यहाँ पर आ पाओगे, आप टॉप नॉच लेवल पर पहुंच पाओगे। अब नियो लिबरलिज्म की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ कि 20th सेंचुरी काउंटर रेवोल्यूशन हुआ लेड बाय थिंकर्स लाइक फ्रेडरिक हेयर्ड, मिल्टर फ्राइडमैन। इन्होंने एक रेवोल्यूशन प्रस्तुत किया टू हॉल्ट द ग्रोथ ऑफ बिग गवर्नमेंट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बड़ी बड़ी गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट आके क्या कर रही थी, एब्सोल्यूट मार्केट सुप्रीमेसी के भी मार्केट को ही चलने दो यहाँ पर। तो मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कोई नहीं था। मार्केट अगर रेगुलेट नहीं होगी तो क्या होगा, यहाँ पर गरीबी बढ़ रही थी, जो कैपिटल का कह सकते हैं ना जत्था एक ही तरफ कैपिटलिस्ट के पास ही इकट्ठा हो रहा था और बाकी जो गरीब थे और वो कहते हैं ना शिवाजी द बॉस, एक मूवी है उसमें एक डायलॉग है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। तो ये सीन यहाँ पर चल रहा था। तो उसके लिए एक बात आई जो थी मॉडर्न लिबरलिज्म। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 20th सेंचुरी में मॉडर्न लिबरलिज्म आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न लिबरलिज्म हो रहा था, मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, ग्लोबलाइजेशन हो रहा था। उसके लिए एक नई विचारधारा, नए तरीके की आवश्यकता थी, जिसमें मॉडर्न लिबरलिज्म ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसमें अनरिस्ट्रिक्टेड मार्केट जो थी, फ्री मार्केट थी, उसके खिलाफ थोड़ा बोलना स्टार्ट किया, जिसमें सोसाइटी के लिए, गरीबी के लिए, जो वाइड स्प्रेड स्लम थे, डिसीज, इग्नोरेंस के ऊपर जो मुद्दे थे उन पर बात हुई, जिसमें ट्रू इंडिविजुअलिटी पर बात हुई, मूविंग बियॉन्ड नेगेटिव लिबर्टी। अब जेएस मिल जो थे उन्होंने कहा कि भाई स्टेट जरूरी है, स्टेट बहुत जरूरी है, ये नेसेसरी एवल है आज के समय में, क्योंकि अगर स्टेट नहीं होगा तो यहाँ पर हम देखेंगे गरीबी गरीब है, एक ही व्यक्ति सारे पैसे लेके जा रहा है। वो कहते हैं ना कि वर्ल्ड का जो मतलब कि पैसा है वो 1% के पास सबसे ज़्यादा है, वर्ल्ड का 1% सबसे ज़्यादा रिच है। फिर यहाँ पर पॉजिटिव फ्रीडम की बात हुई, जिसमें अल्ट्रुइस्टिक थिंकर्स लाइक टी.एच. ग्रीन, उन्होंने अनरिस्ट्रिक्टेड परसूट ऑफ प्रॉफिट हैड क्रिएटेड डीप स्ट्रक्चरल इनजस्टिस। उन्होंने कहा कि देखिए आप मार्केट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, लॉ एंड ऑर्डर से मेंटेन नहीं करते, तो इससे कारण क्या हुआ, गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो यहाँ पर फिर आए कुछ स्कॉलर्स जिन्होंने लिबरल यानी कि अमर्त्य सेन जैसे लिबरल स्कॉलर्स आए, जिन्होंने कहा कि भाई वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। वेलफेयर स्टेट क्या होता है, देखिएगा हमारे देश में 80 करोड़ पीपल है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसे बीपीएल कहते हैं। तो उन लोगों को फ्री राशन प्रोवाइड करवाया जाता है और पूरे ही देश के लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाता है, फ्री हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करवाया जाता है, फ्री सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, चाहे मिलिट्री के द्वारा या पुलिस के द्वारा। तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट की फिर बात उठी। इकोनॉमिक मैनेजमेंट की जब बात हुई तो मॉडर्न लिबरल ने जो लेजेस फेयरी यानी कि मार्केट को फ्री छोड़ दो डिमांड सप्लाई पर, वो जो थियरी थी उसे छोड़ दिया। और यहाँ पर एक जो स्कॉलर थे, इकोनॉमिस्ट थे, जिनका नाम था जॉन मैनर्ड केनिस, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपके असेसमेंट में पूछी जाती है। उस बुक का नाम था द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में लिखी गई थी। वहाँ पर ये बताया गया कि जो गवर्नमेंट है उनको कहीं ना कहीं एग्रीगेट इकोनॉमी होती है, मतलब कि पूरी ही कंट्री की इकोनॉमी होती है, मैक्रो इकोनॉमी होती है, वो हैंडल करनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं हैंडल करेगी तो हम यहाँ पर रेसेशन देखेंगे, फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है, ये सब देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।